Hello everyone, I'm Anjali Soni, your math educator, and finally we are here with a complete new setup, that is a new laptop with PenTab. जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कहा ही था कि अब चैनल पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो जब भी आएगी तो एक नए पैटर्न में आएगी। तो हाँ बिल्कुल यही है वो नया पैटर्न। क्या होगा बेसिकली इस पैटर्न में, जिस तरीके से मेरी पुरानी वीडियोस में आपको मेरे बैकग्राउंड में एक ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड नजर आता था, अब आपको मेरी नई वीडियोस में मेरे बैकग्राउंड में एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड नजर आएगा। और जिस तरीके से मैं वहां मार्कर से लिखा करती थी, अब मैं यहाँ पेन टैब के थ्रू लिखूंगी और वो सारी चीजें आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी। आई होप आपने इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस पहले भी देखी होगी, और क्योंकि इस पैटर्न में ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरी चैनल की पहली वीडियो को आपने एनालाइज करके मुझे कमेंट्स में बताया था कि वो वीडियो कैसी है, उसी तरीके से आप इस वीडियो को भी अच्छे से एनालाइज करके साथ अपने फीडबैक शेयर करेंगे। क्योंकि इस पैटर्न में वीडियो बनाने के लिए मैंने काफी सारी नई चीजें सीखी है, तो हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारी कमियां हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहली वीडियो जो भी होती है वो सीखने के लिए ही होती है। आज जब आप अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करेंगे तो फिर मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में उन कमियों को जरूर इम्प्रूव करूंगी। और मैंने ये पैटर्न चेंज क्यों किया है या फिर क्यों मुझे इस पैटर्न पर स्विच होना पड़ा, इस बारे में बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए मूव करते हैं मैथ ऑन टिप्स के एक डिजिटल एरा में। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ एजुकेटर, और आज हम रियल एनालिसिस की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस वाली बुक। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इस यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस। आज के वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक्स हम सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि एक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है और रियल सीक्वेंस क्या होती है। देन हम ये सीखेंगे कि एक सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। फिर हम रेंज ऑफ सीक्वेंस पर भी थोड़ी बात करेंगे, और शायद हम ये दो टॉपिक्स भी कवर करेंगे, दैट इज सम पर्टिकुलर सीक्वेंसेस और बाउंडेडनेस ऑफ अ सीक्वेंस। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस से। पर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि फंक्शन क्या होता है। वैसे तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने मेरी काफी वीडियोस में डिस्कस की है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रूल और मैपिंग होती है जिसमें x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से मैप होता है। दैट इज, यहाँ हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेकर चलते हैं और हमें जो x सेट है उसके हर एक एलिमेंट को y से मैप करवाना होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ सीक्वेंस की डेफिनेशन में मैंने आपको पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्यों समझाई है। तो देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है, बट उसमें एक सेट जो x सेट है हमारा, वो सेट हम फिक्स कर देते हैं कि वो सेट कौन सा होगा, नेचुरल नंबर का होगा, और दूसरा सेट तो हम कोई भी x सेट ले सकते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स ही नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये कोई भी सेट x है तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स इस x सेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इस नेचुरल नंबर के सेट से इस x सेट में क्या करती हूँ, अगर एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, और वो फंक्शन इस तरीके से है जो 1 को ले जाकर x1 पर मैप कर देता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को ले जाकर वो किस पर मैप कर देता है, x2 पर मैप कर देता है। इसी तरीके से जो एलिमेंट 3 है वो जाकर कहाँ मैप हो जाता है, x3 पर मैप हो जाता है। तो इसी तरह के मैपिंग को या रूल को हम फंक्शन कहते हैं। और अब हमने क्या किया, यहाँ हमारा एक सेट हमने फिक्स कर दिया है, डेट इज नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट हम कोई भी सेट ले सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। आई होप आपको सीक्वेंस होती क्या है ये एकदम क्लियर है। आइए एक बार सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने यही लिखा है कि सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस एक फंक्शन है। अब वहां मैंने फंक्शन को f से डिनोट किया था, यहाँ मैं फंक्शन को s से डिनोट कर रही हूँ। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट बात यहाँ ये है कि वो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होना चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट से ही किसी भी सेट में डिफाइन होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं जिस तरीके से यहाँ लिखी गई है। तो देखिए, डेफिनेशन भी यही कहती है कि एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ यही बात इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर
to a non-empty set, कोई भी non-empty set वो हो सकता है, is called a sequence, उसे ही हम क्या कहेंगे, sequence कहेंगे. In other words, अब sequence को हम और किस तरीके से define कर सकते हैं कि sequence एक rule होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम mapping को function को rule भी कह सकते हैं. एक ऐसा rule जो क्या करता है, वो हर नेचुरल नंबर को किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ एक्स से ले जाकर क्या कर देता है, मैप कर देता है, एसोसिएट कर देता है, लिंक कर देता है. तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ क्या हो रहा था, नेचुरल नंबर का सेट था n. अब n में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो x में जाकर कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं. तो ऐसे ही फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं. ओके अब यहाँ स्पेशल केस में मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर जो मैंने सेट x लिया था उस x को मैं रियल नंबर्स का सबसेट ले लूं, दैट इज मैं कह रही हूँ कि अब मेरा जो x है वो x जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है. तो ऐसी सीक्वेंस अब नॉर्मल सीक्वेंस न कहलाकर क्या कहलाएगी, ऐसी सीक्वेंस को अब हम नया नाम दे सकते हैं, दैट इज रियल सीक्वेंस. तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो दूसरा वाला सेट है वो रियल नंबर्स का सबसेट हो जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं. तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग रियल सीक्वेंस की देख लेते हैं. तो रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ क्या कहती है कि एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही बात जो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन में की थी, बट यहाँ जो नॉन एम्प्टी सेट हमारा x है वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ सेट R होना चाहिए. तो ऐसी ही सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं. आई होप आपको रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन एकदम क्लियर है. तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ डायग्राम में भी शो किया है कि यहाँ नेचुरल नंबर का सेट तो वही नेचुरल नंबर का सेट ही है, बट यहाँ x सेट हमारा क्या हो चुका है, सबसेट हो चुका है रियल नंबर का, तो इसे हम रियल सीक्वेंस कहेंगे. आई होप आपको अभी तक जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड रियल सीक्वेंस, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है. आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, मतलब हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे. तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस में आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि हम किसी भी सीक्वेंस को कैसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैं कहूंगी हम किसी भी सीक्वेंस को इस तरह के ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको किन्हीं टर्म्स के लेफ्ट और राइट साइड में इस तरह के लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल्स दिखते हैं तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. बट अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, कि यहाँ मैं लिखूंगी अगर मेरा फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया वो f है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने फंक्शन 1 पर अप्लाई किया तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ लिखूंगी. सिमिलरली जब मैंने मेरा फंक्शन 2 पर अप्लाई किया तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ लिखूंगी. इसी तरीके से जब मैंने फंक्शन 3 पर अप्लाई किया तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ लिखूंगी, एंड सो ऑन. अब यहाँ आप जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको f की जगह क्या नजर आएगा, x नजर आएगा. क्यों, क्योंकि वहां जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ना, वो फंक्शन हमने x फंक्शन डिफाइन किया है. वो x फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट से किसी भी नॉन एम्प्टी सेट x जो कि रियल नंबर का क्या है, सबसेट है. तो इसी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ. यहाँ मेरा फंक्शन अब x हो गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने 1 एलिमेंट पर x फंक्शन अप्लाई किया तो जो मुझे वैल्यू मिली वो मैं यहाँ लिखूंगी. Similarly, x of 2, similarly x of 3 and so on. अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. और अब मुझे बताइए कि जब मैंने 1 एलिमेंट पर x फंक्शन या f फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिला, मुझे कौन सा एलिमेंट मिला, मुझे x1 एलिमेंट मिला. तो यहाँ क्या x of 1 की जगह मैं x1 लिख सकती हूँ, x of 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x1. x of 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x2. सिमिलरली x of 3 की जगह मैं x3 लिख सकती हूँ, एंड सो ऑन. ठीक है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो हम किसी सीक्वेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पढ़ा है वो ये हो सकता है. और तीसरा रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा तो सीक्वेंस को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो एक शॉर्ट या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो सकती है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने की, वो ये हो सकती है कि अगर मैं सिर्फ ऐसे ब्रैकेट्स लगाकर सिर्फ xn लिख दूं तो इसका मतलब भी क्या है कि मैं एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और क्योंकि हम ये जानते हैं कि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती है, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज मिलेगी वो भी इनफाइनाइट हो सकती है. तो इसलिए हम इसे इस तरीके से भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज x of n. और यहाँ हम बता देते हैं कि हमारी n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है.
तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके भी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कि हमारा फंक्शन अब क्या डिफाइंड है, एक्स डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में जो फंक्शन डिफाइंड है उसे हमने एक्स कहा है। और ये भी कहा है कि अगर ये सीक्वेंस है, ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये क्या है, एक रियल सीक्वेंस है, देन द इमेज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि उस नेचुरल नंबर की हमें क्या लेनी है, इमेज लेनी है। और उस इमेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया कि x ऑफ n को हम क्या कह सकते हैं, xn कह सकते हैं कि n नेचुरल नंबर पर जब हमने x फंक्शन अप्लाई किया तो हमें xn एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ये, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं सीक्वेंस की। जैसे यहाँ मैंने x ऑफ 1 करने पर मुझे x1 मिला था, तो मैं x1 को क्या कहूंगी, फर्स्ट टर्म कहूंगी सीक्वेंस की, x2 को सेकंड टर्म कहूंगी। सिमिलरली अगर xn है तो मैं उसे nth टर्म कहूंगी सीक्वेंस। ठीक है, ये सारे नोटेशन हम अभी हमने पढ़े हैं कि हम इन चारों तरीके से सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें जो पढ़नी है वो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस पढ़नी है। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, देखिए हमने अभी जहाँ जो सीक्वेंस लिखी थी, इस सीक्वेंस में हम क्या लिखने वाले हैं, जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी एज अ आउटपुट फंक्शन लगाने पर वो सारी वैल्यूज लिखेंगे। पर हो सकता है कुछ वैल्यूज रिपीट हो, दैट इज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने यहाँ फंक्शन अप्लाई किया, हो सकता है कि जब मैंने 1 पर फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे x1 मिला, पर अगर मैंने किसी n एलिमेंट पर भी जब फंक्शन अप्लाई किया तो भी मुझे x1 मिला। क्योंकि आप जानते हैं फंक्शन में, मैंने आपको पहले भी सिखाया कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता, पर एक एलिमेंट के दो प्री इमेजेस हो सकती है। तो इसी वजह से 1 पर जब फंक्शन अप्लाई किया गया तो मुझे x1 मिला, और किसी और एलिमेंट पर जब फंक्शन अप्लाई किया गया तो भी x1 मिला। तो जब हम यहाँ सीक्वेंस में वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, उस वैल्यू को रिपीट करके लिखेंगे। बट रेंज क्या होती है, रेंज होती है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब सेट, आप जानते हैं सेट क्या होता है, सेट में हम सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लिखा करते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर तो हम सारे ही एलिमेंट्स जो भी हमारे आउटपुट आ रहे हैं सब लिखेंगे, बट रेंज के अंदर हम सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लिखेंगे। और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। देखिए जिस तरीके से n सेट है, क्योंकि ये सारी फंक्शन की बातें हो रही है, तो इस n सेट को मैं क्या कह सकती हूँ, इसे मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन कह सकती हूँ, क्योंकि ये फंक्शन की क्या है, डोमेन है। और जो सारा हमारा x सेट होता है, जो कि रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, उस पूरे के पूरे सेट को मैं क्या कहूंगी, को डोमेन कहूंगी। ठीक है, बट फंक्शन अप्लाई करने के बाद में जो मुझे आउटपुट मिल रहे हैं, उन आउटपुट्स का जो सेट होता है उसे हम फंक्शन की क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्योंकि पूरा सेट तो कोडोमेन कहला रहा है, बट मुझे आउटपुट्स पर कुछ ही वैल्यूज मिलेगी एक्स की, वो कहाँ आएगी, रेंज में आएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम रेंज ऑफ अ सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। तो आइए अब रेंज ऑफ अ सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी हम देख लेते हैं, जो मैंने पहले से यहाँ नोट करके रखे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज नेसेसरीली एन। डोमेन तो हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होगी, क्योंकि इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं हमने क्या बात कही कि सीक्वेंस के अंदर हमारा एक्स सेट तो फिक्स होना चाहिए, दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो डोमेन तो हमेशा ही क्या होगी, नेचुरल नंबर ही होगी। और सिंस यहाँ आएगा n, हम इसे ठीक करके n लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा सिंस n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, since n is an infinite set, तो हम यहाँ लिख देते हैं since n is an infinite set। हम सब जानते हैं कि n कैसा सेट है, infinite सेट है। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी सीक्वेंस में वो भी कैसी होगी, इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। बट क्या हमेशा ऐसा होगा, हमेशा जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो इनफाइनाइट ही होगी? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, कभी कभी सीक्वेंस की टर्म फाइनाइट भी हो सकती है। हो सकता है कि बहुत सारी वैल्यूज पर हमें एक ही आउटपुट मिले, या फिर बहुत सारी वैल्यूज पर हमें एक या दो ही आउटपुट मिले। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मुझे इस सीक्वेंस में क्या आउटपुट्स दिख रहे हैं, सिर्फ 1 और -1। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो हम वही बात कह रहे हैं कि रेंज ऑफ सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। और जो मैंने आपको बात समझाई थी रेंज में, कि सीक्वेंस में तो सारी टर्म्स को हम लिखेंगे, बट रेंज में हम क्या करते हैं, रेंज में हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही लिखते हैं। तो इसके रेंज सेट में क्या आएंगे, ओनली 2 एलिमेंट्स ही आएंगे, दैट इज 1 एंड -1।
थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट कहता है कि द रेंज ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होगी, ओनली वो कांस्टेंट सी ही होगा। अब कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिस पर आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। आप किसी भी नेचुरल नंबर पर वो फंक्शन अप्लाई कर दो, आपको आउटपुट में एक ही कांस्टेंट अगर हमेशा मिल रहा है तो ऐसी सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके सीक्वेंस में ओनली वही कांस्टेंट सी रिपीट होगा, इस वजह से उसके रेंज में क्या आएगा, वो सिंगलेटन एलिमेंट कांस्टेंट टर्म ही आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अगर x1 x2 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाती है? फर्स्ट, सेकेंड एंड nth टर्म कहलाती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। आगे ये कह रहे हैं कि अगर mth और nth टर्म इक्वल भी है तो भी हम उसे सेपरेटली ही ट्रीट करेंगे। ये भी बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, और फिर हमने लास्ट में सीखा रेंज ऑफ सीक्वेंस और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। अब मुझे लगता है कि जो दो टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं, ये जो दो टॉपिक्स बच गए हैं, दैट इज सम पर्टिकुलर सीक्वेंसेस एंड बाउंडेडनेस ऑफ अ सीक्वेंस, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।